हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहां देख सकते हैं आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नई शिक्षा नीति, जिसे और उर्दू में क्या बोलेंगे, नई तालीमी पॉलिसी। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, नई शिक्षा नीति और नई तालीमी पॉलिसी। देखिए, आपने इससे पहले सुना होगा 2020 में जब ये आता है तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्के के दोनों पहलू को, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचिंग फील्ड कितना ज्यादा इफेक्ट होगा, और अब बीएड और डीएलएड करने वाले टीचर किस तरीके से बन पाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन सभी बातों को ब्रीफली तरीके से समझेंगे। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो क्या है। देखिए, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ वे टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040। ये कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि यहां के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि डेवलप करना। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि विच इज रिलीज्ड 29 जुलाई 2020, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, ये कब आता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तीसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आता है, ये 29 जुलाई सन 2020 को आता है। किसके थ्रू से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम बदला हुआ है किसका, एमएचआरडी का। एमएचआरडी का नाम अब बदल करके क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, किसके चेयरमैन में आता है, ये चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के इसमें आता है। देखिए, अब इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन पॉलिसी की, कमीशन की नहीं। कमीशन तो बहुत सारी आई है गई है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी कितनी आई है, 3 पॉलिसी आई है अभी को लगा करके। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से है। 1968 में एक पॉलिसी आई थी जिसे डॉक्टर डीएस कोठारी के नाम से आपको याद होगा। डॉक्टर डीएस कोठारी के नाम से आपको याद होगा। कब, 1968 में, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आफ्टर फ्रीडम जो पॉलिसीज बनाई गई है, वो जो पहली पॉलिसी थी वो कौन सी थी, 1968 यानी 1968 में जो आता है डॉक्टर डीएस कोठारी के टाइम में आता है। दूसरा जो आता है 1986 यानी 1986 में, ये किनका टाइम था, इंदिरा गांधी का टाइम था। और इसी चीज को 1986 वाले को जब जरूरत पड़ती है तो जरूरत के अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट किया जाता है। और 1992 में जो राजीव गांधी का टाइम होता है, वहां पर आपने एक नाम सुना होगा, वो क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। आपने सुना होगा, इसमें ये बात की गई थी, ठीक है, 1992 में, जब ये देखा गया कि बच्चे बहुत बोझ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा छोटा सा है, बस्ता बहुत बड़ा है, तो यहां पर क्या कहते हैं इसको, इसी को 1986 को अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया, 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन किया गया। ठीक है ना, ये यशपाल कमेटी के थ्रू से किया गया था, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये 2 पॉलिसी थी। अब ये तीसरी जो पॉलिसी आई है, तीसरी पॉलिसी कब आई है, 29 जुलाई सन 2020 में आई है, मिनिस्ट्री बाय एजुकेशन के थ्रू से आई है। और इसके जो चेयरमैन थे वो क्या थे, कस्तूरी रंजन साहब इसके चेयरमैन थे। कोठारी की जगह पर अब आप हमेशा के लिए कस्तूरी रंजन का नाम याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया कि इसका क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब इसके पर्पस को समझते हैं, ठीक है ना। अब इसके पर्पस को समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है ना। ये देखिए, ये कहते हैं टू बिल्ड द वर्ल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ये मानते हैं कि हम अपने इंडिया में दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लागू करेंगे, ये कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, प्रोवाइड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ये कहते हैं कि जो नॉलेज हम यहां पर सीखते थे कि इंडिया की नॉलेज सिर्फ इंडिया की सीख रहे हैं, नहीं, अब ग्लोबलाइजेशन लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा इंडिया में। उसके बाद क्या कहता है कि यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी 2025। ये कहते हैं कि सन 2025 तक सबको लिटरेसी लेवल पर लेके आया जाएगा, इसका ये उद्देश्य है। और एक तरीके पे ये भी बोलते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को सन 2040 तक, इनका जो टारगेट है सन 2040 तक, ये क्या करेंगे, 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में लेकर के आएंगे और उनको एक ग्लोबल एजुकेशन, एक बेस्ट एजुकेशन देंगे। ये इतना समझ में आ गया। देखिए, अब जो टीचिंग फील्ड हम लोगों का है, उसमें जो एक टीचर कैसे बनेंगे और टीचर जो पढ़ाएंगे वो कहां पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। तो इन अब स्कूलिंग किस तरीके से होगी, न्यू एजुकेशन जो है स्कूलिंग की किस तरीके से बात करता है, उसको पहले समझते हैं। देखिए,
स्कूल सिस्टम की यहां पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे। स्कूल सिस्टम में क्या होगा, देखिए आरटीई आपको याद होगा, आरटीई आपको याद होगा, राइट टू एजुकेशन, जो इससे पहले पॉलिसीज बनाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज से पहले जो राइट टू एजुकेशन है वो ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको बदल देता है और बदल के क्या कहता है कि अब 3 से 18 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये एक बदलाव देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो स्कूलिंग सिस्टम है, क्लासेस के जो सिस्टम है वो किस तरीके से बदलाव हुआ है। देखिए पहले आपने सुना होगा 10+2 का एक प्रावधान था, 10+2 का, यानी कि बच्चा पहले क्लास से लेकर के 10th क्लास तक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ता था और 2 क्लास जो 11th 12th है वहां पर अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वो चूज करता था। ये था उनका उस टाइम में। लेकिन अब इसको बदल करके क्या प्रावधान बनाया गया है, इसको 4 भागों में बांट करके बांट दिया गया। यहां देख सकते हैं आप 1 से लेकर के 12 साल, 12 क्लासेस की बात हुई है और यहां पर एक हिसाब से 1 से 12 साल की बात है और यहां पर जो है 15 साल की। यहां पर किस तरीके से इन्होंने प्रावधान बनाया, 5+3+3+4। इसको अच्छे से समझिए। देखिए इन्होंने इसको किस तरीके से बांटा हुआ है। देखिए पहला जो 5 साल का एज है बच्चों का, उस एज को क्या कहा गया, फाउंडेशन स्टेज एज। देखिए यहां पर फाउंडेशन स्टेज एज कहा गया। अब इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है प्री प्राइमरी स्कूल। प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चा कितने साल पढ़ेगा, 3 साल तक पढ़ेगा। फाउंडेशन स्टेज की बात हो रही है, बच्चा कितने साल पढ़ेगा, 3 साल तक, क्या कहते हैं कि 3 साल तक पढ़ेगा पहला प्री प्राइमरी स्कूल स्टेज में। और उसकी एज कितनी होगी, 3 से लेकर के 6 साल तक की एज होगी। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं 6 साल से जब एजुकेशन शुरू होती है तो स्कूल में 6 साल ही माना जाता था अब से पहले गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 साल से बच्चा पढ़ेगा। तो प्री प्राइमरी स्कूल जो होगा वो कहां पर होगा, वो किस तरीके से पढ़ेगा, 3 से लेकर के 6 साल तक वो बच्चा वो पढ़ेगा। तो कितना साल हुआ, 3 साल। अब जो है 3, उसके अलावा जो 2 साल बचा हुआ है, क्योंकि 5 साल है ना आपका फाउंडेशन स्टेज 5 साल का है, 3 साल जो वो कहां पर पढ़ रहा है, प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। उसके बाद जो है 2 साल जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा 1 and 2, ठीक है, पहला क्लास और दूसरा क्लास वो पढ़ेगा कब, किस एज में, 6 से लेकर के 8 साल के एज में पहला और दूसरा क्लास पढ़ेगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन स्टेज जो था वो 5 साल का था। तो अब इसको समझिए। देखिए अभी तक तो ये स्कूल में नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं था, लेकिन प्राइवेट में आपने सुना होगा, किंडरगार्टन के नाम से सुना होगा, उसके बाद प्लेवे स्कूल के नाम से सुना होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट में नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट में अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है। इस और जो सबसे बड़ी जो इसमें जो कमी है देखने के लिए, ये जो फाउंडेशन स्टेज है जिसे बुनियादी तालीम बोलते हैं, जहां पर बच्चा जो है अभी स्टार्ट करता है सीखना, वो पता है किसके हाथ में दे दिया गया है। ये इस गवर्नमेंट कहती है कि ये जो बच्चा है, फाउंडेशन स्टेज वाला जो बच्चा है, इनको कौन पढ़ाएगा, आंगनबाड़ी वाले जो कार्य करता है वो पढ़ाएंगे। आप इस पर बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ है और आप ही इस बात को बताओ कि आंगनबाड़ी में जो लोग बहाल हुए हैं वो कितना ज्यादा ट्रेंड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप खुद बताना। तो अब जब आंगनबाड़ी के लोगों को, बच्चों को फाउंडेशन स्टेज पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बच्चों का एजुकेशन का लेवल क्या हायर जाएगा या फिर लोअर होगा। क्या आप अच्छे से आप इसको समझते हो, इतना समझ में आ गया। पहला 5 ईयर जो है बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा। दूसरे स्टेज को क्या बोला है, प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं ये, और ये कितने साल चलेगा, 3 साल तक चलेगा। और यहां पर इसकी एज जो होगी, इसकी एज कितनी हो जाएगी, 8 से लेकर के 11 साल तक की एज हो जाएगी। और यहां पर बच्चा कितने से कितने क्लासेस को पढ़ेगा, बच्चा 3 से लेकर के 5 क्लासेस तक को पढ़ेगा। उसके बाद की जो स्टेज होगी वो होगी आपके मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी 3 साल की होगी आपकी। यहां पर आपकी एज कितनी होगी, 11 से लेकर के 14 साल तक की एज होगी। और मिडिल स्टेज में बच्चा कितना, 6 से लेकर के 8वें क्लास तक को पढ़ेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में जो है 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 साल का ये स्टेज होगा। 4 साल कौन सा होगा, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 14 से लेकर के 18 साल तक की एज होगी। हो गया ना, देखो 3 से लेकर के 18, 3 से लेकर के 18 साल तक का इन्होंने प्रावधान रखा गया है। अब सेकेंडरी स्टेज को क्या बोलेंगे, हिंदी में माध्यमिक स्कूल भी बोलेंगे। अब यहां पर कुछ और भी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। देखिए पहले क्या था कि चूजेबल सब्जेक्ट, यानी कि अपने तरीके से जो चूज करते थे, सिलेक्ट करते थे, क्या कहते हैं, चॉइस जो करते थे अपने सब्जेक्ट को, वो कहां करते थे, 11th क्लास में, यानी कि 10वीं के बाद में हम सेलेक्ट करते थे। लेकिन यहां पर अब जो है 9 क्लास, यानी कि 9वें क्लास से ही हम सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे सब्जेक्ट को। और एक चीज बता दूं, यहां पर क्या रहेगा,
नो हार्ड सेपरेशन करिकुलम। नो हार्ड सेपरेशन करिकुलम का मतलब ये होता है कि अब जो है, अब ऐसा नहीं होगा कि साइंस का बच्चा सिर्फ साइंस पढ़ सकता है, लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। जो बच्चा जिस चीज में पढ़ना चाहेगा वही सब्जेक्ट वो चूज करके पढ़ सकता है। यहां पर पूरी तरीके से सेपरेशन की जो आजादी रहेगी, पूरी तरीके से क्या रहेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। और यहां पर इतना समझ में आ गया पूरी तरीके से, क्या कहते हैं कि ये स्टेज जो है 12वीं क्लास तक यहां पर पूरा क्लियर हो गया, 18 साल एज तक पहुंचती है। अब यहां पर समझो कि बोर्ड एग्जाम किस तरीके से होगा, स्कूल का जो है बोर्ड एग्जाम किस तरीके से होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से 10th का होता है 12th का होता है उसी तरीके से होगा। लेकिन यहां पर बदलाव किया गया है कि ये जो 10th और 12th का जो एग्जाम है वो कितने भागों में होगा, वो 2 बार होगा। पहले बार में अगर आपका बेहतर नंबर नहीं आया तो आप फिर दोबारा से मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हो, यानी कि 2 बार होगा। और दूसरा जो यहां पर बदलाव हुआ है वो बदलाव हुआ है आपका एडवांस लेवल और मीडियम लेवल। यानी कि सपोज दैट कि अगर आप 11th में क्या कहते हैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, है ना, आप कॉमर्स की फील्ड में नहीं जाना चाहते हो, आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे कि मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो क्या करोगे, कम कर दोगे, क्योंकि आपको तो मैथमेटिक्स लेवल फील्ड में जाना नहीं है, आपको लिटरेचर में जाना है। तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो नीचे वाला मिडिल वाला लेवल लेकर के आप पास आउट होकर के आगे जा सकते हो। नहीं समझ में आया? जैसे कि बहुत से बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता है, बच्चा कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं नहीं पढ़ सकता, हिंदी मेरे लिए सही है। तो अब वो क्या करता है ना कि बार बार इंग्लिश में अटक रहा है वो। अब इंग्लिश वाला पेपर जो है बार बार क्या है, कंपाउंड होता चला जा रहा है। तो अब क्या करेगा कि इंग्लिश का मीडियम लेवल लेकर के वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन सेलेक्ट करके अपने क्लासेस को आगे बढ़ा सकता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है 2 बार प्रावधान मिलेगा। बच्चा एक बार में अगर अच्छा नंबर नहीं लाता दूसरे बार में मेहनत करके ला सकता है, 2 बार एग्जाम होगा। और लेवल की भी बात होगी, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको अच्छी पकड़ नहीं है तो आप उसका मिडिल क्या कहते हैं कि माध्यमिक लेवल आप उसको चूज करके आप अपना जो है पास कर सकते हैं। इतना समझ में आया? अब यहां जो क्लासेस की जो बुकें हैं, बुकें कौन कौन बनाएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिल। स्कूल एजुकेशन को समझने के बाद अब हम समझेंगे टीचर एजुकेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, यानी कि जो टीचिंग फील्ड चूज करेंगे उनको क्या क्या प्रावधान दिया गया है, उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। आपने इससे पहले सुना होगा एनसीएफ, है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी आया था, 2009 में भी इसकी बात होती है, लेकिन इसी को बदल करके एनसीएफ को बदल करके एनसीएफटी कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। जो कौन कंडक्ट करता है, ये करता है कंडक्ट एनसीटीई, ठीक है ना। जिस तरीके से स्कूलिंग को कौन कंडक्ट करता है, एनसीईआरटी करता है, इसी तरीके से टीचिंग फील्ड को पहले भी एनसीटीई कंडक्ट करता था, अभी भी करेगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, इसको बदल करके यहां पर बात की जाएगी कि टीचर एजुकेशन किस तरीके से दिया जाएगा, टीचिंग जो है किस तरीके से दिया जाएगा, टीचर की बहाली किस तरीके से होगी और टीचिंग फील्ड को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री 2030। देखिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज का आपने नाम सुना होगा। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब यह होता है कि जब 12th कर लेंगे आप, 12th के बाद में जब ग्रेजुएशन में आप इंटर करेंगे तो वहां पर ग्रेजुएशन के साथ में आपके जो दूसरे कोर्स है वो ऐड कर दिया जाएगा। आप अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ में आप उसके इंटीग्रेटेड कोर्स को चुनेंगे, जहां पर आपका जो प्रावधान रहेगा वो सिर्फ 1 साल का रहेगा। यानी कि बीएड जो है आपका कितने साल में हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगा। तो ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, ये यहां पर देखिए ये जो है मिनिमम डिग्री रहेगा आपका किसके लिए, बीएड डिग्री की किसके लिए रहेगा, यहां पर टीचिंग के लिए, यानी कि एक टीचर बनने के लिए जो मिनिमम डिग्री रहेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहेगा। और ये अब ये समझ में आया कि जो लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 साल का वो टीचर बन सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर जो इस तरीके से जा रहे हैं, देखिए उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। ये 2030 तक है, यानी कि सन 2030 तक ये प्रावधान रखा गया है कि इन सारी चीजों को बदल करके वहां तक लाया जाएगा ताकि ये जो प्रावधान है ये पूरा किया जा सके। सपोज दैट अगर कोई बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर लेता है तो ग्रेजुएशन कर लेने के बाद में क्या वो फिर बीएड नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उस बच्चे को 2 साल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज अप्लाई करते करते 2030 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर एक बच्चे ने बीए ग्रेजुएशन किया फिर एमए कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद अगर एमए करता है तो उसको 1 साल का प्रावधान मिलेगा। और इसी तरीके से अगर वो 12th के बाद में अब चूज
चूज तो करना ही पड़ेगा आपको। जैसे ही 12th करेगा बच्चा, क्योंकि ये माहौल बना दिया जाएगा, जैसे ही बच्चा 12th करेगा वहीं पर आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा कि आप क्या टीचिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको करना होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया, ग्रेजुएशन किया, उनको 2 साल का कोर्स करना होगा। तो ये था आपका मिनिमम जो है मार्क्स रहे, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन डिग्री है टीचर बनने के लिए, ये आपको अपनाना ही होगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन की अगर इसमें बात करें तो हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ बातें कही गई है। वो ये है कि अगर आप 12th के बाद में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, 12th के बाद में अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं और नहीं पढ़ पाते, एक ही साल पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो साल आपका बर्बाद हो जाएगा। उस एक साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल पढ़ते हैं तो उस 2 साल का आपको क्या कहते हैं, डिप्लोमा मिलेगा। और अगर 3 साल पढ़ते हैं तो डिग्री मिलेगा। 4 साल पढ़ते हैं तो आपको रिसर्च के लिए प्रावधान मिलेगा कि आप रिसर्च आगे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब जो है एजुकेशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप किसी फील्ड में भी जा सकते हैं। और यहां पर जो सबसे अच्छी बात की गई है वो ये बात की गई है कि बच्चे को अब जो है बर्डन नहीं दिया जाएगा। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे, जिस क्या कहते हैं कि जिस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है, वही फील्ड उसको दिया जाएगा। अब कुछ चीजें हैं, उसको समझने के बाद में ये जो आपका प्रावधान है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट है यहां पर सीपीडी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये क्या मतलब होता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए 50 आवर्स यानी कि 50 घंटे का जो ट्रेनिंग है वो एक स्टूडेंट को भी दिया जाएगा, एक टीचर को भी दिया जाएगा। जितने भी टीचर बनेंगे या जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे उन सभी को ये 50 घंटे का जो है क्या दिया जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि कोई भी शिक्षक अगर वो मन से शिक्षक नहीं बनना चाहता है तो उसको जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर जिस तरीके से आप सीटेट, बीटेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट देते हैं, इसका प्रावधान को धीरे धीरे से इसके वेटेज को कम किया गया है। जिस तरीके से यहां पर 10th 12th का एग्जाम उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन उसके वेटेज को कम कर दिया जा रहा है। उसी तरीके से जितने भी टेट के एग्जाम होंगे उनके वेटेज को कम कर दिया जाएगा। किसके वेटेज को रखा जाएगा, प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का जो वेटेज होगा उसको रखा जाएगा। और उस कंपटीशन में क्या होगा, उस कंपटीशन में यह होगा कि आपका जो है डेमो क्लासेस लिया जाएगा आपसे, और ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 50-50 घंटे की ट्रेनिंग अगर आप कर पाते हैं, आप में अगर उसका इंटरेस्ट है, तभी आप उस फील्ड में जाएंगे, अदरवाइज आपके लिए वो जबरदस्ती नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो प्रतियोगिता यानी कंपटीशन देखा जाएगा। अगर आपने कंपटीशन में बेस्ट किया तो उसके बाद आपको टीचिंग फील्ड मिलेगा। अदरवाइज अगर बहुत सारी डिग्रियां लेकर के आप बैठे हुए हैं, सीटेट बीटेट लेकर के बहुत सारे कोर्सेज लेकर के बैठे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब मतलब रहेगा कि आप प्रतियोगिता पास कर पाते हैं कि नहीं, आप कंपटीशन पास कर पाते हैं कि नहीं। देखिए अब क्या होगा, नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलम, यानी कि करिकुलम के अकॉर्डिंग ये होता था कि आप अगर साइंस चूज कर लेते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज फील्ड में नहीं जा सकते हैं, आप अगर लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो आप जो है आर्ट्स फील्ड में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप चाहे लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज के साथ में साइंस पढ़ना, साइंस के साथ में कॉमर्स और उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट भी आप पढ़ना चाहें वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। उसका आपको डिप्लोमा, उसका सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। को करिकुलम एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, को करिकुलम यानी कि करिकुलम के अलावा जो होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि क्या कहते हैं कि घूमना, टूरिज्म हो गया, सॉरी, ये सारी चीजों को, आर्ट्स है, इन सारी चीजों को एज ए सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे कि स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स है एज ए सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसको भी, को करिकुलम को, वोकेशनल सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल सब्जेक्ट को भी उतना महत्व दिया जाएगा जितना कि साइंस और आर्ट्स को दिया जाता है। देखिए एक जो पोर्टल बनाया गया है दीक्षा के नाम से, दीक्षा पोर्टल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ टीचर को ट्रेंड करने के लिए। किसके अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, और यहां पर किया भी जाता है सॉरी। यहां पर फिर देखेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई किया जाएगा, और 2 लैंग्वेज विल बी इंडिया, यानी कि 2 लैंग्वेज जो होगा वो इंडिया का होगा। जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के साथ में आपका जो एक रीजनल लैंग्वेज होगा वो होगा, एक फॉरेन लैंग्वेज को अप्लाई किया जाएगा। यानी कि बाइलिंगुअल होकर के, त्रिलिंगुअल होकर के या फिर मल्टीलिंगुअल होकर के बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सेस, पहले क्या होता था कि बच्चों को स्कूल में ज्यादा से ज्यादा कैसे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन कैसे फैलाया जाए, इसकी बात होती थी। और उसके बाद क्या बात होती थी, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको समानता, किसी को जो है
है, कोई जो है निचली जात से है तो उसको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। अब जो है इसके साथ में एक्सेस के साथ में, इक्वलिटी के साथ में, और क्या कहता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करेगा। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, यानी कि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, पैसा नहीं उसके पास, तो बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन सुविधा दिया जाएगा। वुमेन अगर नहीं पढ़ पाती है तो उसके इलाके में उसको स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, और उसी के इलाके में उसको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा कि उस बच्चे को उसी इलाके में या उस लड़की को उसी इलाके में टीचर बनाया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह होता है कि एक बच्चे को आपने जबरदस्ती क्या बना दिया है, जबरदस्ती इंजीनियर बना दिया। अब वो इंजीनियर में जो है क्वालिफिकेशन रखता तो है, लेकिन उसके अंदर जो है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन पास करने की हिम्मत नहीं है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी कि आप जिस फील्ड में भी चाहें उस फील्ड में जाकर के अपना प्रतियोगिता अप्लाई करके, कंपटीशन को क्वालिफाइड करके आप वहां पर क्या कहते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। उसके बाद टीचर से रिक्रूटमेंट जो होगा वो किस बिहाफ पर होगा, डेमो क्लासेस और इंटरव्यू के बिहाफ पर। जिस तरीके से अभी तक क्या होता था, आपका जो है पिछला जितना मार्क्स है या फिर सीटेट बीटेट के मार्क्स है उनको जोड़ करके आपको टीचर की नौकरी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, 2022 से यानी कि 2022 से यह माना गया है कि अब जो है आपसे डेमो क्लासेस लिया जाएगा, अब इंटरव्यू भी लिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो इसमें नेगेटिव पॉइंट भी है। आप जानते हो कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, पैसे आप लाखों करोड़ों खर्च करते हो लेकिन उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलती है। अगर यहां पर डेमो क्लासेस और इंटरव्यू का प्रावधान रखा गया है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इस इंटरव्यू में आपसे ज्यादा पैसे ऐंठे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे आपसे मांगे जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एजुकेशन हमारा किस तरफ जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहां पर पूरी जो बात होती है वो किसकी बात होती है कि बच्चों में स्किल डेवलप करो, कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाओ, है ना, नो रटिफिकेशन। अब जो है रटिफिकेशन नहीं चलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के बात करो, क्रिएटिविटी उसके बच्चे के अंदर में लाओ। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रावधान है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, 300 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें जो अगर मैं उसका समरी करूं तो पूरे समरी करूं तो सिर्फ नामों को बदल करके कुछ चीजें उसमें ऐड किया गया है। बहुत सारा जो है डिफरेंसेस 30 से 34 साल के बाद भी नहीं आया है ना। तो ये सारी चीजें इसमें रखा गया है सॉरी, ये सारी चीजें इसमें रखा गया है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि इसको अप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा और यहां पर जो भी प्रावधान रखे गए हैं, बच्चों को जितने फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जितना रिलैक्सेशन दिया गया, मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन में बच्चों को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए। इंटरव्यू का मतलब जैसे मैंने बताया, यहां पर 2-2 बार एग्जाम का मतलब है कि पहले जो है एग्जाम होगा तो बच्चा ऑब्वियसली नहीं करेगा, अच्छा कहेगा कि नेक्स्ट टाइम में मैं कर लूंगा। तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैं नहीं मानता कि बच्चों को मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर हमारे एजुकेशन विभाग में कुछ बेहतर होता है तो ऑब्वियसली होना चाहिए। आई होप के बेस्ट हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।